नमस्कार। भव्यश्री न्यूज से मैं नूपुर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में रेप कांड हुआ, लड़की मर गई। लड़की जब एम्बुलेंस पे लाई जाती है तो परिवार को देखने भी नहीं दिया जाता है। भीड़ लगने के बावजूद भी चारों तरफ से पुलिस घेराव करती है, हाथ में हाथ मिलाते हुए चारों तरफ से किसी को अंदर नहीं आने दिया जाता है और बेटी को सामने में जला दिया जाता है मिट्टी का तेल उछलकर। कब तक होता रहेगा रेप और कब तक यूं ही परिवारों को ये भोगना पड़ेगा? ये बहुत दुख की बात है। ये सिर्फ एक बेटी की बात नहीं है, हर दिन न जाने कितनी लड़कियों के साथ रेप होता है और कितनी लड़की मरती है और कितनी लड़कियों को इस दौर से गुजरना पड़ता है। लेकिन क्या कभी कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा? सिर्फ बोलने को बड़े बड़े कानून, अभी कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही महीने की बात है, कुछ ही साल की बात है। निर्भया रेप कांड की बात ले लीजिए, बहुत सारी निर्भया, सिर्फ एक निर्भया की बात नहीं हो। एक निर्भया में इतना बड़ा आंदोलन हुआ था और इतने वर्ष के बाद, बरसों की इंतजार करने के बाद कितने लोगों के आंखों के आंसू भी खत्म हो गए, रेगिस्तान बन गए आंखों का आंसू। उसके बाद तब जा करके फांसी की सजा मुकर्रर हुई और फांसी की सजा मिली। अब फिर रेप, आखिर ऐसा होता क्यों है? कहाँ है कानून और कहाँ है कानून के रखवाले? कहाँ गया वो शपथ जिसको वकालत करने के बाद लोग आते हैं और कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ही अच्छी लड़ाई लड़ेंगे और स्वच्छ और सुंदर संपूर्ण स्वच्छता के तहत हर कार्य करेंगे? वो कहाँ गया शपथ? वो कहाँ गया वर्दी, जो वर्दी बोलता है और लोगों को वर्दी पे एक भरोसा रहता है कि कहीं भी जाएंगे कंप्लेंट वर्दी वालों से करेंगे तो एक भाई बन करके, एक गार्जियन बन करके, एक रक्षक बन करके हमारी जिंदगी को कोई बचाएगा, हमारी प्रतिष्ठा इज्जत को बचाएगा। क्योंकि आज लड़कियों का एक ही चीज हो गया, रेप। अरे रेप तो लड़कों के साथ भी होता है। रेप का मतलब स्पष्ट रूप से अगर आप देख लीजिए तो जबरदस्ती होती है और जबरदस्ती तो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर एक लड़के को अगर 4 लड़कियां पकड़ ले तो भी आप उसको रेप का ही नाम ले सकते हैं, या फिर 4 लड़के अगर एक लड़की को पकड़ ले, चूंकि हर आदमी अक्षम हो जाता है अगर जोर जबरदस्ती हो या समूह ज्यादा हो। लोग कहते हैं ना कि लड़कियां बाहर निकलती हैं तो रेप होता है। हम कहते हैं कि रेप करता कौन है? जो रेप करता है उसको घर के अंदर रहना चाहिए। तो आज जो हाथरस में ऐसा हुआ है कि किसी परिवार वालों को मीडिया से नहीं मिलने दिया जाता है, मीडिया के प्रति भी लाठीचार्ज हुआ है, मारा गया है, पुलिस मारी। इसमें 7 एसपी सहित 7 पुलिस लोगों को सस्पेंड किया गया, 7 वर्दी सस्पेंड हुई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं उनका नार्को टेस्ट होगा। नार्को टेस्ट में ऐसा होता है कि लोग सच बोलता है, ये सच का ही सबूत होता है कि जो भी वहां पे घटना होता है, अगर आप दोषी हैं तो अपनी जुबान से ही आप बोल देंगे कि हम दोषी हैं। और उतना ही नहीं, परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट करने की बात योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि बिल्कुल अब कोई भी बातें नहीं है, क्योंकि साक्ष्य कुछ है नहीं, सबूत कुछ ऐसा नहीं है। वो जितने लोग थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, वो तो हिरासत में अभी है। लेकिन अगर हिरासत में है, आप पता चल गया है, तो उनको क्यों नहीं डायरेक्ट, क्यों नहीं फांसी की सजा यहाँ पे होती है कि जो भी जुर्म करेगा ठीक तब आदमी में भय आएगा कि मुझे फांसी की सजा मिलेगी। ऐसे भय नहीं आने वाला। हर घर में बेटियां हैं और हर घर में बेटे हैं, लेकिन जुर्म कौन करता है ये देखना होगा। कहीं कहीं लड़कियां भी जुर्म करती है, कहीं कहीं लड़के करते हैं, लेकिन ऐसा कौन होता है? जुर्म तो जुर्म होता है, चाहे वो लड़का करे या लड़की करे। ऐसा होता क्यों है? इसके तह तक जाना पड़ेगा इंसान को। दूसरी चीज है, पुलिस होती है रक्षक, तो ये भक्षक क्यों बन गई? ऐसा कौन सी पुलिस कि अगर बेटी का लाश अगर आता है तो उसको माँ बाप देखे नहीं? वो माँ बाप नहीं देखे जिसको पैदा किया है? कोई गुनाह तो नहीं है देखना? अंतिम संस्कार के समय उसको साफ सफाई करके उसका अंतिम संस्कार करना गुनाह तो नहीं है? कहाँ का ये रिवाज है कि मिट्टी तेल उछल करके और पुलिसकर्मी उस लाश को जला दे? ये तो शायद उचित नहीं है। उसके बावजूद बहुत सारे नेता गण गए हैं जिन पर लाठी चार्ज हुई है। आखिर लाठी चार्ज करवाने वाले कौन है? कोई ना कोई आदमी, कोई ना कोई ताकत, आखिर कौन है जो इस तरह का मनमानी कर रहा है वहां पे? उसको भी सख्त से सख्त कार्रवाई उस पर होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि 25 लाख रुपए दे देंगे एक बेटी के मरने का, यानी कि कीमत, इसको आप कीमत कह सकते हैं कि एक बेटी का बलात्कार कीजिए और उसके घर वालों को 25 लाख रुपए दे दीजिए, बढ़ाकर 50 लाख रुपए दे दीजिए। आखिर ये 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख कहाँ से दिया जाता है? ये फंड कौन सा है? क्या बेटियों के लिए ऐसा फंड रखा गया है? ये फंड की जरूरत माँ बाप को नहीं होती है। ये किस चीज का कंपनसेशन आप दे रहे हैं?
बेटी नहीं है कि आप विवाह के लिए 25 लाख और 50 लाख दे रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ाई करनी है कि 50 लाख और 25 लाख दे करके उसको आप विदेश या कहीं भी जा रहे हैं अच्छी शिक्षा देने के लिए आप पैसा दे रहे हैं। बेटी मर गई और मरने के बाद 25 लाख और 50 लाख देने की बात हो रही है। ऐसे में तो हर आदमी फिर उसी चक्रव्यूह में गरकेगा कि अच्छा है ना, बेटी तो ऐसे भी भार बनी हुई है। ऐसे भी देखा जाए भारतवर्ष में तो बहुत सारे स्टेट में दहेज प्रथा है और लोग सोचते हैं, बहुत सारे घर वाले सोचते हैं बेटी भार है। तो ऐसे में जब पैसा देना शुरू कर देंगे 25 लाख और फिर 50 लाख, तो लोग ये ना सोचे शादी काहे के लिए करेंगे, चलो कोई बात है रिश्ता करो, लड़की को बेटी ऐसे ही मरेगी तो पैसा होगा तो ऐसे तो करेंगे ना। ऐसे भी तो हर जगह बेरोजगारी है। तो क्या बेटी की कीमत लगाते हैं 25 लाख और 50 लाख और 10 लाख? नहीं, कीमत लगाना बंद कीजिए। और बनना हो तो राजा राम मोहन राय की तरह बनिए कि एक प्रथा गई थी, सती प्रथा, जिसमें बेटियों को, बहुओं को जला दिया जाता है। बेटी, किसी की बेटी जब बहू बनती है और उसको अल्पायु में यानी कि कम उम्र में उसकी शादी हो, पता भी नहीं है कि उसका पति शब्द क्या होता है, और जब वो विधवा बनती है यानी 65 साल से अगर किसी बेटी का विवाह करा दीजिएगा और बेटी की उम्र है 22 और 14 और 12, तो नेचुरली है कि उसको तो विधवा होना ही होना है। और उसके बाद बाल बुरवा देना, उसको अच्छे कपड़े नहीं देना, उसको अच्छा खाना नहीं देना, नंगे पांव चलवाना, उसे लकड़ी कटवाना, उसे दिस दैट एक कोठरी में उसको बंद कर देना, ये उनके लिए है। लेकिन वहीं पे अगर बहुएं मर जाती हो और उनका पति अगर विधुर होता है तो उनके लिए कुछ भी रीति रिवाज नहीं है। तो ऐसे में खड़ा हुए थे राजा राम मोहन राय जी, जो बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए एक भाई बन करके आए थे, एक गार्जियन बन करके आए थे। तो ऐसे लोग कहाँ चले गए, कहाँ आज इस धरती पे क्या पैदा होना बंद हो गए हैं बेटियों के लिए? हर जगह मैंने देखा है, हर जगह देख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्यों नहीं कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई की जाए? आज पुलिसकर्मी को देख लीजिए, किनके आदेश से वो इतने सारे लोग अगर जा रहे हैं। उतना ही नहीं, मैं आपको बता देती हूँ सीमा अग्रवाल के विषय में भी, सीमा कुशवाहा जो निर्भया की वकील थी, वो भी गई थी मिलने के लिए, उसको भी नहीं मिलने दिया गया था। और बहुत सारा मशक्कत उनको करना पड़ेगा। क्या एक वकील को जाने के लिए, एक उससे, उसके परिवार से मिलने के लिए आपसे गुहार लगाना पड़ेगा कि मुझे जाने दो? आप अगर वहां बने हैं तो रक्षक बने हैं किसके लिए? किसके लिए वहां पे इतनी पुलिस फोर्स है? पूरी तन्मयता से जाग रही है, देख रही है, कोई नहीं जाए, कोई नहीं। घर को ब्लॉक कर दिया, उनके परिवार को ब्लॉक कर दिया। आखिर कारण क्या है? कारण तभी पता चल पाएगा जब वहां मीडिया कर्मी के लोग जाएंगे, अदर अपोजिट लोग जाएंगे, तो खुल करके मैटर सामने आएगा कि आखिर कहाँ पे कारण है, वजह क्या है। लेकिन ये उचित नहीं है कि हर दिन बेटियों के साथ बलात्कार होता है। अगर बलात्कारी पकड़े गए हैं तो क्यों नहीं उस बलात्कारी को हैदराबाद की तरह सीधे शूट कीजिए ना, सीधे खत्म कर दीजिए, मैटर बराबर हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो एक भय आएगा कि अगर हम गलती करते हैं, अगर हम रेप करते हैं किसी का भी, तो हमको ये होगा और वो होगा। वो चारों के चारों अगर आज एक निर्भया वाला ही टोटल चीज देखने को मिल रहा है, तो कितनी बेटियां बलिदान पे जाएंगी, कितनी बेटियां बलिदान देंगी, और कितना वो मर्म को जो झेलना पड़ता है, बेटियां कितना मर्म को झेलेगी। इसमें पुलिस कर्मी को भी सोचना चाहिए, जो लोग भी वर्दी पहने हैं या फिर जो लोग उस कुर्सी पे बैठे हैं, टेबल पे बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए बेटियां तो सब घर की हैं। क्या होगा एक दिन अगर बेटियां ही पूरी समाप्त हो जाएगी तो सृष्टि का कहाँ से आएगा? कहाँ से सृष्टि होगा और कहाँ से दुनिया चलेगी? दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। ये कदापि मत भूलिए, चूंकि ये एक श्राप बन जाएगा भारतवर्ष के लिए, और भारतवर्ष में बेटियां ही पैदा लेना बंद हो जाएंगी। फिर क्या होगा? फिर जैसे बारिश होना बंद होगा तो फसल नहीं होगी, उसी तरह बेटियां पैदा होना बंद हो जाएंगी। तो फिर आग का क्या होगा? ये सृष्टि का क्या होगा? तो प्रकृति से कभी भी वो नहीं करना चाहिए, ज्यादती मत कीजिए और निर्दयता मत बरतिए। बिल्कुल ही उसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए, जिसने रेप किया है उसको रेप का जो सजा होता है वो बिल्कुल सजा मिले। ऐसा नहीं जेल की सजा कोई सजा नहीं होता है। और जो भी है, तो एक चीज तो मैं जरूर तारीफ करूंगी योगी आदित्यनाथ जी की, चूंकि उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, चूंकि है नहीं कोई साक्ष्य अब बचा हुआ, तो नार्को टेस्ट के जरिए एक ऐसा पद्धति होता है जिसमें लोग सच बोलता है, और सच जब बोलेगा तो टोटल सामने आ जाएंगे जो लोग भी वहां पे मौजूद थे, जो लोग परिवार के लोगों ने जो भी कहा, आज जो भी कह रहे हैं वो सिखाने पे कह रहे हो या अपने मन से कह रहे हो, लेकिन नार्को टेस्ट के बाद तो वो स्पष्ट बोलेंगे ना, सही बोलेंगे ना। और जब सबकी बातें एक जैसी आएगी, इसका मतलब है वही परफेक्ट है। तो ये तो बहुत तारीफ काबिल है योगी आदित्यनाथ जी की कि ये इन्होंने निर्णय लिया है कि सबका सब
यानी जो पुलिसकर्मी भी हैं वो भी जो अगर किसने क्या किया, चूंकि आंखों से योगी आदित्यनाथ जी वहां पे नहीं थे खड़े और बहुत सारे मीडिया वाले नहीं थे, कोई नहीं थे, लेकिन यहाँ पे मीडिया टू मीडिया में कोई मीडिया कुछ बोल रही है, कोई मीडिया कुछ बोल रही है, लेकिन अंदर कोई जाए तब तो पूरा स्पष्ट रूप से पता चले कि आखिर है क्या। ये बहुत दुख की बात है कि चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को, और उन्हीं के साथ ऐसा बदसलूकी होता है, उनको पीटा जाता है, उन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उनका कैमरा बहुत जगह छीना जाता है और उनको धक्के मारकर बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह की चीजें कदापि नहीं होनी चाहिए। जो हमारे देश में है वो हर इंसान का अधिकार है, कहां कब क्या हुआ ये जानने का, समझने का। एक बच्चा को भी अधिकार है कि मेरे भारतवर्ष में कोई घटना दुर्घटना होता है तो उस चीजों को वो जाने, उस चीजों को वो समझे, क्योंकि आने वाले देश का भविष्य कल है वो, तो एक बच्चे को भी उसकी जानकारी होनी चाहिए। और जितने लोग यहाँ के हैं, अमीर हो गरीब हो, प्लेन से चल रहे हो या वो जमीन पे चल रहे, सबका हक होता है, उतना ही हक है। यहाँ पैसे के बल पे अधिकार नहीं मिलता है कि आप इतने पैसे वाले हो तो आपका कुछ ज्यादा अधिकार होता है, जो बिल्कुल गरीब है उनके पास अधिकार ही नहीं होता है। तो सबसे पहले इस पे भी होना चाहिए कि हर आदमी को ये अधिकार है। हाँ, आपके पास अगर कार्रवाई करना है, राहुल गांधी की बात अगर हम बोले तो राहुल गांधी ने कहा था कि हम अकेले ही चले जाते हैं, मुझे सिर्फ सिंगल जाने दो। वहीं सीमा कुशवाहा ने कहा था मुझे सिंगल जाने दो, हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले जाके पूछेंगे। तो यहाँ कहाँ आ गया कि हम 4 से ज्यादा को नहीं जाने देंगे। यहाँ तो अकेले अकेले भी लोग जाने को तैयार थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि पुलिसकर्मी उस पर लाठी चार्ज किए। बहुत सारे अपोजिट पार्टी, बहुत सारे पार्टी के लोग आए हैं जो अगर जाएंगे तो आप उसे कह देंगे कि राजनीति कर रहे हैं, अगर वो नहीं जाते हैं तो वही छप जाएगा कल कि ये तो गए ही नहीं, स्वार्थी हैं, उनको क्या मतलब बेटी के रेप से या बेटी के मर जाने से कोई परवाह नहीं पड़ा। तो हर आदमी चाहता है कि हम सहानुभूति दें, थोड़ा सा कहते हैं सकू की 2 बोली भी बहुत ज्यादा मेडिसिन का काम करता है। अगर कोई जाए थोड़ा आंसू पूछने का काम आता है। तो कृपया कर राजनीति से ऊपर उठ करके भी सोचना चाहिए, और जो लोग मिलने का ख्वाहिश करें, जो लोग को मिलना है और उनके दुख में दुखी होना है, उनको ये इजाजत तो मिलना ही चाहिए। लेकिन ये कौन अधिकार दे दिया पुलिसकर्मी को कि इतने सारे पुलिसकर्मी हो करके लाठी बरसा रहे हैं और किसी को अंदर नहीं जाने देते? इसके पीछे कौन है? कौन एक मजबूत हाथ है? क्योंकि वहां सरकार जिनकी है तो वो तो बिल्कुल कह रहे हैं कि हर लोग को अधिकार मिलने का, सब लोग जा सकते हैं। और अभी नार्को टेस्ट की बात भी आ रही है जो बहुत ही अच्छी है। पहली बार ये देश में पहली बार हो रहा है कि इतने जन का एक साथ नार्को टेस्ट के विषय में कोई सरकार बोल रही है कि उसको बिल्कुल स्पष्ट तभी होगा जब नार्को टेस्ट होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी नार्को टेस्ट। इसमें भी बहुत सारे लोग डरेंगे और गलत करने से रुकेंगे और रोकेंगे लोगों को कि ऐसा मत करो। तो ये होने दीजिए। लेकिन बहुत दुख की बात है, हर इंसान को अपने आप में सशक्ति रखना चाहिए, सशक्त बनना चाहिए, ताकि ना अपराध करे और अपराध होने से ही बचाइए। खासकर पुरुष भाइयों को ये सोचना पड़ेगा कि आपके घर में भी कल बेटी होगी, आपकी भी बहन है, आपकी पत्नी भी एक बेटी है, सब कुछ है, कहीं से आई है, माँ है। ये 4 महिलाएं होती हैं जो आपके रिश्तेदार होती है, बाकी को भी जो पड़ोसी होते हैं उनका कोई ना कोई रिश्ता आपसे जुड़ा होता है। तो कृपया करके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, राजा राम मोहन राय बनना पड़ेगा। बनिए, कृष्ण बनिए। और तभी कृष्ण आए थे जो पांचाली को कहते हैं ना निर्वस्त्र कर रहा था लोग, तो श्री कृष्ण ने ही उनको वस्त्र दिया और उसके बाद वो निर्वस्त्र होने से बच पाई। तो आपको श्री कृष्ण बनना पड़ेगा। कब बनेंगे श्री कृष्ण? क्या महिलाओं का खात्मा होने के बाद? नहीं, आज आपको उठना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा, और उसको अपराधी को सजा दिलवाना ही पड़ेगा। ये आप लोग एक गुट बनाइए और ऐसा नियम बनाइए कि अगर बेटियों के साथ कुछ ऐसा होता है डायरेक्ट फांसी की सजा हो और कुछ नहीं। नार्को टेस्ट अभी होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, उसके बाद डायरेक्ट अगर कुछ ऐसा निकलता है कि उन लोगों ने ऐसा किया है तो डायरेक्ट फांसी की सजा हो। बाकी कोई इसके लिए कंपनसेशन नहीं है, पैसों से नहीं। पैसों से बेटियों की जिंदगी मत खरीदिए और पैसों से कुछ भी मत बेचने और खरीद की। ये एक चीज, ये व्यापार हो जाएगा। महिलाओं की जिंदगी एक व्यापार नहीं है जिसको पैसे से तौला जाए, खरीदा जाए या फिर बेचा जाए।